हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। निको सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करूंगा जो अभी न्यू रेगुलेशंस आया हुआ है गवर्नमेंट के, कि जिसमें गवर्नमेंट ये बोल रही है कि अब जो डॉक्टर्स होंगे उनको जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना कंपलसरी होगा। अगर वो डॉक्टर्स जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं तो उनको पेनाल्टी होगी, पेनलाइज किया जाएगा या उनके लाइसेंस को रद्द किया जाएगा या डिफरेंट इस टाइप की चीज़ें निकल के आई हैं। जस्ट अभी ये न्यूज़ आया है एंड इस टाइप की चीज़ पहले भी गवर्नमेंट ला चुकी है, लेकिन अब थोड़ा सा और ज़्यादा गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो रही है। और स्पेशली खास तौर पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट के जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट, उस केस के अंदर। हालांकि ये जो रूल आया है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है, ये प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही डॉक्टर के लिए है। और गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि भाई सस्ती मेडिसिन जो है या अफोर्डेबल मेडिसिन सारे लोगों को मिल सके, क्योंकि इंडिया के अंदर आपको मालूम है मैक्सिमम जो पर्सन्स लोग हैं वो क्या है, गाँव के अंदर रहते हैं, ठीक है, गरीबी में जीते हैं और मिडिल क्लास फैमिली है इंडिया के अंदर जो है। तो उनको एक गवर्नमेंट की एक सोच है कि यार क्यों ना हम इकोनॉमिकल मेडिसिन प्रोवाइड किया जाए। एंड इसी चीज को देखते हुए इसके पहले भी गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया था, जहां पे आपने जन औषधि केंद्र देखा हुआ था। जन औषधि केंद्र के ऊपर फ्रेंड मेडिसिन बहुत ही सस्ते एंड इकोनॉमिकल रेट में मिलता है। तो किसी को भी बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, जो लंबी दवाएं चलती हैं 2 साल 5 साल 10 साल या लाइफ लॉन्ग दवाएं चलती हैं, तो मार्केट में अगर कोई दवा 1000 की आ रही, वही सेम दवा जो है 100-200 रुपए में आपको जन औषधि केंद्र पे मिल जाता है। जेनरिक आधार नाम मेरे निकल से आ रहा है, नाम आ गया, मतलब इजी नाम लग रहा है, जेनरिक आधार, ठीक है। वो भी एक जेनरिक स्टोर है जहां सस्ती दवाएं मिलती हैं। नॉट ओनली जन औषधि केंद्र, इसके अलावा बहुत सारे इंडिया के अंदर स्टार्टअप भी आए, प्राइवेट स्टार्टअप, जिन्होंने जेनरिक मेडिसिन को आगे बढ़ाया और वहां पे जो है मतलब लोगों को सहूलियतें दी, सुविधाएं दी, जिससे सस्ती मेडिसिन अफोर्ड कर सके। तो ये एक गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट ऐसा चाहती है और इस सोच के अंदर कोई कमी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेडिसिन का जो बर्डन है, जो कॉस्ट है, बहुत ज्यादा हाइयर है। जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है, सबसे ज्यादा फ्रेंड जो कॉस्ट आता है ना, वो मेडिसिन का आता है, राइट। बिकॉज ऑफ दैट रीजन आदमी ना टूट जाता है। हर आदमी के पास पैसे नहीं होते हैं इतना, अगर वो इंश्योर्ड है तो ठीक है, नहीं इंश्योर, आज के टाइम में सबके पास इंश्योरेंस भी नहीं होता, राइट। बिकॉज ऑफ दैट रीजन ना पेशेंट लोग जो फैमिली वाले होते हैं टूट जाते हैं, लोग अपना घर बेच देते हैं, अपनी जमीनें बेच देते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो जो हेल्थ सिस्टम है उसका इकोनॉमिकल होना बहुत जरूरी है, ताकि हर कोई ना अफोर्ड कर सके, और गवर्नमेंट इस प्रोसेस में लगी हुई है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाली बात है, जो गवर्नमेंट को बहुत समझना चाहिए, बट पता नहीं क्यों मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट इन चीजों को नहीं समझ पा रही है। मैं उन पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा मैं आप लोगों से बात करूंगा, क्योंकि आप लोग फार्मा स्टार्टअप हैं या आप जनरल अवेयरनेस के लिए मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो बहुत कुछ सॉलिड पॉइंट्स है। ये रीजंस मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज ऑफ दैट रीजन गवर्नमेंट जो सोच लेके आई है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, राइट। इसके लिए जो फाउंडेशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एक्चुअली जेनरिक मेडिसिन के कॉन्सेप्ट को रोल आउट करने के लिए, अभी वो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं किया है। क्यों नहीं डेवलप किया उसका भी मैं रीजन बताता हूँ। क्योंकि फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है, इसके अंदर गवर्नमेंट का जो वर्क है ना, वो उम्मीद से कई गुना ज्यादा स्लो है, ठीक है, बहुत ही स्लो तरीके से काम करती है। दूसरे सेक्टर में फोकस है, लेकिन अगर मैं हेल्थ का बजट भी देखूं गवर्नमेंट का ना, वो आप देखेंगे बहुत कम होता है। टोटल बजट में से सिर्फ 1% 2% ही हेल्थ का बजट गवर्नमेंट देती है। तो ओवरऑल इससे आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट का हेल्थ के ऊपर फोकस ही कितना है। बाकी दिखावे के लिए चाहे कोई कितना कुछ भी करे, ठीक है, लेकिन रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट का इसके ऊपर फोकस ही नहीं है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और देना चाहूंगा कि गवर्नमेंट 2019 के अंदर ना बोर्ड में एक नोटिस लेके आई थी कि अगर ऑनलाइन जो फार्मेसी जो लोग रन कर रहे हैं उसके लिए एक ड्राफ्ट लेके आए थे, ये सिस्टम रहेगा और ऐसे ऐसे करके आप रन करेंगे। और उसके लिए इन लोगों ने बोला था कि एक हम रजिस्ट्रेशन देंगे सीडीएसको की वेबसाइट पे, जहां पे जाके आप 50,000 रुपये पे करके सेंट्रल रजिस्ट्रेशन करेंगे और ऑनलाइन फार्मेसी को बहुत आसानी के साथ रन कर सकते हैं। आज 2018-19 के आसपास का ये ड्राफ्ट आया था, आज 4 साल बीत चुके हैं, आज तक कोई भी प्लगइन लॉगिन कुछ भी नहीं आया सीडीएसको की वेबसाइट से, ना ही उसके अंदर कुछ हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर मैं ढेरों सारे एग्जांपल आपको बता सकता हूं, चाहे मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, चाहे क्वालिटी कंट्रोल की बात करूं, तो यहां कभी कदा जब कुछ हो जाता है तब बातें निकल के आती हैं, अदरवाइज कोई। तो सीधी क्लियर करने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट की जो मंशा है ना कि हम यहाँ बहुत अच्छा करेंगे, सिर्फ एक बार सोचते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या है, गवर्नमेंट अगर एक्टिव स्टेप लेती सारी चीजें हो सकती थी। अब मैं बात कर रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि अगर गवर्नमेंट जो रूल लेके आई है, न्यू रिवोल्यूशन लेके आई है, जिसमें बहुत सारे लोग हैप्पी भी हैं, बहुत सारा सोच रहे हैं, लेकिन ये ग्राउंड पे नहीं आ सकता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। तो यहाँ कौन कौन से चैलेंजेस है
जो गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ेंगी। अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल मेरा कोई वेबसाइट वीडियो देख रहा है तो वो इन चीजों को भी समझ सकता है एंड ये सारे सजेशन गवर्नमेंट को दे सकता है। इंपॉर्टेंट ये है, जब तक ये चीजें रिफॉर्म्स नहीं होंगी तब तक जो है चीजें नहीं हो पाएंगी, चाहे कितना भी कोई कुछ भी कोशिश कर ले। क्योंकि कोई भी चीज ड्रॉ करने के लिए, कोई भी चीज हमें यूज करने के लिए, यूज में लाने के लिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जैसे डिजिटल मनी की बात हो रही थी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती थी, गवर्नमेंट यूपीआई ले, अगर मैं यूपीआई को हटा देता हूं, गवर्नमेंट यूपीआई लेके नहीं आती, कभी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो गवर्नमेंट सपने देख रही थी नहीं साकार हो पाता, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक टूल दिया, लोगों ने उसको यूज किया, सहूलियतें मिली, बिकॉज ऑफ दैट रीजन लोग शिफ्ट हुए। सेम ऐसे फार्मा के अंदर भी करना पड़ेगा। कुछ वैलिड पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि जेनरिक मेडिसिन हम सस्ता करके देंगे, सस्ते मिलेगी, पेशेंट को सस्ता मिलेगा। रियलिटी क्या है इसका? रियलिटी ये है कि जेनरिक मेडिसिन कहीं से भी सस्ती नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का प्राइस के ऊपर कोई कैपिंग नहीं है, कोई रूल ही नहीं है। सिर्फ प्राइस कंट्रोल एक्ट में जितने भी साल्ट आते हैं उन्हीं ऊपर गवर्नमेंट का कैपिंग है। बाकी के जितनी मेडिसिन है उसके ऊपर कोई कुछ भी एमआरपी छाप सकता है। पैरासीटामोल 2 रुपए का भी आता है और मैं अगर पैरासीटामोल बनाने जा रहा हूं या कॉम्बिनेशन बना के लेके आ रहा हूं, मैं 50 रुपीज एमआरपी चाहूं तो रख सकता हूं। इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी एक्ट या रूल काम नहीं करता, राइट। तो इससे क्या होता है? इससे होता यह है कि जितनी भी जेनरिक बनाने वाली कंपनियां हैं, जेनरिक मेडिसिन मार्केट में इसलिए सेल होता है बिकॉज वहां पे केमिस्ट को प्रॉफिट होता है, इसलिए केमिस्ट जेनरिक मेडिसिन को पुशअप करता है। और जेनरिक को क्यों पुशअप करता है केमिस्ट? उसका भी एक बहुत वैलिड रीजन है। उसका रीजन ये है कि पहले जो है एक टाइम हुआ करता था जब डॉक्टर ना मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता था और केमिस्ट उसको डिस्पेंस किया करता था, जिससे दोनों का जीवन चलता था, दोनों की रोजी रोटी चलती थी। केमिस्ट का भी चलता था क्योंकि वहां 2 पैसे वो कमाता था, और डॉक्टर का भी चलता था। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे डॉक्टर बिल्कुल प्रोफेशनल हो चुका है। तो डॉक्टर जब कोई ब्रांड प्रिस्क्राइब करता है तो उसकी खुद की अपनी फार्मेसी होती है और वहीं जाके मेडिसिन उसको मिल जाता है। तो बाहर जो केमिस्ट खोल के बैठा हुआ, जिसके लिए गवर्नमेंट ने डी फार्मा, बी फार्मा जैसे कोर्स ला के रखे हुए, डी फार्मा तो स्पेशली फार्मेसी के लिए ला रखा है। तो आप मुझे बताओ, तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो फार्मासिस्ट जो फार्मेसी ओपन करके बैठा हुआ है, वो फार्मेसी सेल, क्योंकि फार्मासिस्ट को सेल करने की या ट्रीटमेंट करने की अथॉरिटी तो दिया नहीं है गवर्नमेंट ने, तो बंदा वो करेगा क्या? कौन सी मेडिसिन बेचेगा? क्या करेगा? वो तो बिल्कुल से अपंग हो गया ना। अब तो दुकान का खर्चा भी नहीं निकाल पाएगा बेचारा, राइट। तो सिंपल सी बात है, वो बाउंड है हाई प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। वो जेनरिक को सेल करेगा, पक्का सेल करेगा। जेनरिक के ऊपर प्राइस की कैपिंग है नहीं, तो जेनरिक मेडिसिन आती है 10 रुपए की, उसके ऊपर एमआरपी जो होती है वो 150 रुपए की होती है। अब वो 150 की जगह 130 रुपए का सेल करेगा और उसके ऊपर एहसान अलग दिखा देगा पेशेंट के ऊपर, देखो भाई हम आपको सस्ता दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा हार्डल यही है एमआरपी का। जितनी भी जेनरिक ऑलमोस्ट कंपनी सेल करती है, जो कंपनी जेनरिक मेडिसिन सेल कर रही है, बड़ी कंपनीज की अगर मैं बात करूं, वही ब्रांडेड मेडिसिन भी सेल कर रहा है। क्योंकि इंडिया के अंदर जो कॉन्सेप्ट है जेनरिक का कॉन्सेप्ट है, ब्रांडेड जेनरिक का कॉन्सेप्ट है, एंड जो रिसर्च है उनका है। तो रिसर्च वाली कंपनियों का बहुत ही नंबर कम है, 1% 2% होंगी 100% में से। 98% जो कंपनी सब ब्रांडेड जेनरिक है, राइट। अब ब्रांडेड जेनरिक भी 2 टाइप की हो गई है। एक ब्रांडेड जेनरिक जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू हो जाता है, और दूसरा एक जो मेडिकल स्टोर के थ्रू पुशअप किया जाता है। इसको ज्यादा समझने के लिए मैं ऐसे कर देता हूं कि जो डॉक्टर के थ्रू प्रिस्क्राइब किया जाता है उसको मैं प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो एक हो गया प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, एक हो गया ब्रांडेड जेनरिक, और एक हो गया पेटेंट वाला, ठीक है। तो 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं। तो मेडिकल स्टोर की ये प्रॉब्लम है, उसके पास कस्टमर ही नहीं आता, पेशेंट ही नहीं आता, और जो थोड़ा बहुत आता है उसी में उसको प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि उसको अपना जीवन चलाना है, अपने शॉप को चलाना है। तो इसलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं ले रही है, तो वो पुशअप करेगा, वो देगा, उसको कोई नहीं रुक पाएगा। दूसरी हम बात करते हैं क्वालिटी की। क्वालिटी, जब हम कोई मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब करता है कोई डॉक्टर, तो वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन, अपने एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट करता है। ओवर द टाइम किसी भी डॉक्टर को एक एक्सपीरियंस होता है, और जब न्यूली कोई डॉक्टर आता है तो वो अपने सीनियर से सीख के आता है, ठीक है। इसमें वो जिन चीजों को सीखा होता है अपने एक्सपीरियंस के टाइम पे, अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है तो उसके सीनियर जो प्रिस्क्राइब करते हैं उससे पेशेंट को रिलीफ मिलता है। और वो मेडिसिन कोई ब्रांडेड भी हो सकती है, वो छोटी कंपनी भी हो सकता है, बड़ी कंपनी को हो सकता है। इसीलिए एज ए फार्मा कंपनी हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल कॉलेज को टारगेट करते हैं, ताकि वहीं पे चीजें समझ जाए, वहीं पे ब्रांड हमारा प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दे, जिससे हमारा ब्रांड लाइफ लॉन्ग चलता रहे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर का अपना खुद एक्सपीरियंस होता है, और ये एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसा कहना कि 2 मेडिसिन की 100% प्योरिटी है और दोनों इक्वल काम करेंगे, ये थ्योरेटिकल देखने में तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंसेस होते हैं, प्रोसेसेस का डिफरेंसेस होता है, टेम्परेचर्स का डिफरेंसेस होता है, और बहुत सारे डिफरेंसेस। एक फैक्ट्री के अंदर बना हुआ मेडिसिन दूसरे फैक्ट्री के मेडिसिन बना हुआ फैक्ट्री में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ न कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं कई बार, ठीक है, जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलता है। तो अगर एक सेम साल्ट का मेडिसिन
डॉक्टर अगर 2 अलग अलग कंपनियों का प्रिस्क्राइब करता है, कई बार, मैं हमेशा नहीं बोल रहा हूं, बट कई बार रिजल्ट के अंदर डिफरेंसेस होते हैं और उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से डॉक्टर को पता चलता है कि यार किस कंपनी का मेडिसिन ना बहुत अच्छा काम करता है। तो जब उसके पास सीरियस पेशेंट आता है ना, डॉक्टर उसी कंपनी का प्रिस्क्रिप्शन देता है क्योंकि उसको पूरा ट्रस्ट है अपने प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, जेनरिक प्रिस्क्राइब कर दो। अगर वो जेनरिक प्रिस्क्राइब कर देगा और पेशेंट ठीक नहीं होता है, देन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसके लिए गवर्नमेंट का कोई रिप्लाई नहीं आया है कि अगर पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जा रहा है और वो पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तो जो है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। ठीक है, हाँ, थ्योरेटिकली ये कहना कि दोनों का परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ठीक है, सीओ रिपोर्ट सेम है, तो दोनों का रिजल्ट बिल्कुल इक्वल होगा, ये थ्योरेटिकली बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट प्रैक्टिकली जो डॉक्टर का एक्सपीरियंस है उसके बाद पे ये बात बिल्कुल सही नहीं है। सेम मैं आपको बता सकता हूं कार्डियक मेडिसिन के अंदर, क्योंकि मैंने कार्डियक के अंदर खुद काम किया है। कार्डियक के अंदर ब्रांड चेंज होने पे भी रिजल्ट वेरिएट कर जाता है, इक्वल सब कुछ साल सेम होने के बाद भी। बहुत सारे लोग बोलेंगे मैंने अपने घर में यूज किया, नहीं वेरिएट किया। बिल्कुल नहीं वेरिएट किया होगा 100%, लेकिन सबके साथ हमेशा केस नहीं होता। लेकिन मेडिसिन एक ऐसी फ्रेंड चीज है जो आपके लाइफ को सेव करती है। कुछ भी गड़बड़ हुआ ना, लाइफ खत्म। तो यहां पे डॉक्टर ना रिस्क ही नहीं ले सकता। बाकी और किसी फील्ड के अंदर हम रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मेडिसिन हेल्थ केयर एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम ये है कि अगर जैसे आप बोल रहे हो कि आप जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करो, ठीक है, जिसकी वजह से सस्ता मेडिसिन मिले। अगर वो केमिस्ट के पास जा रहा है तो केमिस्ट जेनरिक मेडिसिन में बहुत सारी कंपनी है, राइट, तो किस कंपनी का मेडिसिन देगा वो तो केमिस्ट के पास पावर ट्रांसफर हो गया, राइट। अब केमिस्ट डिसाइड करेगा कि कौन सी कंपनी का मेडिसिन मुझे पुशअप करना है, और केमिस्ट खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहा और उसको दवा के इफेक्ट के बारे में नहीं पता है, वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे जाता है, राइट। तो केमिस्ट खुद डिसाइड नहीं कर सकता कि भाई कौन सी कंपनी के देना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी कंपनी का मेडिसिन तो दिया ही जाएगा, राइट। चौथा, अगर गवर्नमेंट बोलती है कि जन औषधि केंद्र में जाओ, जन औषधि केंद्र अभी इतना बड़े लेवल पे इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है कि वहां सारी मेडिसिन परचेज किया जाए, ठीक है। पांचवा जो भी पॉइंट है, गवर्नमेंट बात करती है जन औषधि केंद्र की। जन औषधि केंद्र की रियलिटी ये है फ्रेंड कि जन औषधि केंद्र पे हमेशा ही प्रोडक्ट शॉर्टेज रहता है। इसके अंदर भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर दिया गया है। गवर्नमेंट तो बहुत अच्छे मनसा के साथ लेके आई थी, लेकिन पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होने की वजह से जो पर्टिकुलर जो एक्सपर्टीज है, जो मॉडल है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला मॉडल जन औषधि केंद्र के अंदर अप्लाई ही नहीं हुआ। सब पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हुए, जो सीएफई है वो पॉलिटिशियंस के पास में मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। तो जो मेडिसिन की सप्लाई होनी चाहिए, जो क्वालिटी आनी चाहिए, वो अपने आप में एक खुद क्वेश्चन मार्क है। मोस्ट ऑफ द, अगर मैं जन औषधि केंद्र, क्योंकि मैं कंसल्टेशन करता हूं, इस वे पे बता सकता हूं, मोस्ट ऑफ द जन औषधि केंद्र जो है मेडिसिन के क्राइसिस से गुजर रहे हैं, ठीक है। वहां पे क्राइसिस ही रहती है और वहां पे अलाउड नहीं है बाहर के मेडिसिन को सेल करो। अब वहां पे मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो पेशेंट क्या करेगा, कहां जाएगा पेशेंट? अभी उसका पेशेंट तो बेड पे पड़ा हुआ है जो मौत से लड़ाई लड़ रहा है, और उस केस के अंदर आप जेनरिक मेडिसिन को लेकर पर्चा वो घूमेगा मार्केट के अंदर कि जो तुरंत मिलेगा उसको लेगा। तो अवेलेबिलिटी एक खुद बहुत बड़ा इशू है। जन औषधि केंद्र को सही तरीके से गवर्नमेंट खुद हैंडल नहीं कर पाई, जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट की बात करूं कि जेनरिक मेडिसिन लिखने में और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे 3-4 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, तो प्रैक्टिकली उसको लिखना पेपर पे, जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप लोग कभी गए होंगे तो वहां आपने पेशेंट का भीड़ देखा होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर या बड़े डॉक्टर के पास पेशेंट का भीड़ होता है, और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कितने टाइम के अंदर लिखता है? जस्ट 1 या 2 मिनट के अंदर। अगर वो डायग्नोज के अलावा प्रिस्क्रिप्शन लिखने में ही टाइम दे देगा तो जो 4 घंटे को ओपीडी चलती है वो 10 घंटे को ओपीडी में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हर एक साल्ट एंड कंपोजिशन को लिखना, पहला चीज। दूसरा, हर एक चीज को इतना याद करना, सारे कंपोजिशन को याद रखना। डॉक्टर को ब्रांड नेम कई बार याद रहता है, साल्ट इतना अच्छे से याद नहीं होता। साल्ट याद रहता है, उसको रोल के हिसाब से याद रहता है, राइट, जिसके हिसाब से डॉक्टर प्रैक्टिस की, इतने टाइम से यूज रहा, कब हो रहा है तो उसको कब सिर्फ ये वाला ब्रांड का लिखना सेट है माइंड के अंदर। एक वर्ड लिख दिया, काम बन गया, वो तो प्रैक्टिस में है, उसको याद है, उसने सीखा है चीजों को। बट उसी का साल, कब सिर्फ मैं ले लेता हूं, उसका साल लिखना, उसके अंदर 4 साल पड़े होते हैं। अभी 4 वो लिखना जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग कितना हो जाएगा आप समझो। तो प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है कि सारे साल लिखा जाए। हाँ, इसको कंप्यूटर के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन फ्रेंड उसके बाद बात आती है वही इंफ्रास्ट्रक्चर की। कंप्यूटर के साथ आप रिप्लेस कैसे करेंगे? आप टाइम पे डॉक्टर को तो हॉस्पिटल्स के अंदर बैठा नहीं पा रहे हैं,
डॉक्टर को बाहर के छोटी कंपनियों के या हाई एमआरपी वाले प्रोडक्ट लिखने से तो आप रोक नहीं पा रहे हैं, आप उसको सिस्टम तो दे नहीं पा रहे हैं। जहां पे 10 हॉस्पिटल की जरूरत है हमारे देश के अंदर, वहां एक हॉस्पिटल है, वरना वो भी नहीं है। तो आप ये कंप्यूटर या एडवांस टेक्नोलॉजी की कहां से बात कर पाएंगे। तो आपको ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पड़ेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। जैसे ड्रग की क्वालिटी की मैं बात करूं, जब कोई भी ब्रांडेड कंपनी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लेके आती है, ये थ्योरेटिकली बिल्कुल सही है कि भाई दोनों ब्रांडेड प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन एंड जेनरिक मेडिसिन दोनों का कंपोजिशन सेम है, साल्ट की एफिशिएंसी सेम है, लेकिन रियलिटी में पेशेंट जो कॉम्प्लायंस एक चीज जो होती है वो सेम नहीं होता कभी भी। जब कंपनी प्रिस्क्रिप्शन वाला मेडिसिन बना रही होती है, अगर मैं बड़ी कंपनीज की बात करूं, वो पेशेंट कॉम्प्लायंस के ऊपर बहुत काम करते हैं, उनके टेस्ट के ऊपर, उसके डिजोल्यूशन रेट के ऊपर, उसके प्रेजेंटेशन के ऊपर, उसके अपीयरेंस के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा कंपनी काम करती है। लेकिन जेनरिक मेडिसिन वही बात की जाए, क्योंकि उसको रेट पे बिकना होता है, कुछ खास बचत नहीं आती कंपनी को। मतलब जेनरिक रेट छोटी कंपनी का लॉन्च करके काम करना शुरू करे तो काम ही नहीं कर पाए, इतना भी प्रॉफिट नहीं आता है, ठीक है, माइनस में चली जाएगी। ये कंडीशन है, ये कंपटीशन है मार्केट का। तो वहां पे कहां पे वो पेशेंट कॉम्प्लायंस मेंटेन कर पाएंगे। वो दो ही चीज मेंटेन करती है, एक रेट सस्ता होना चाहिए, दूसरा दिखने में बहुत अच्छा होना चाहिए। अब पेशेंट को टेस्ट अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, छोटे बच्चे का 4 साल का 5 साल का मेरा बेटा ही है, ठीक है, 3 साल एज है। अब बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जेनरिक दे दो, आप मैं जेनरिक दे दूं, वो पेशेंट वो दवा लेगा ही नहीं, खाएगा ही नहीं दवा, क्योंकि टेस्ट बहुत ज्यादा कड़वा है उसका, ठीक है। वही मेडिसिन मैं लेने जा रहा हूं प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन में, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा है, उसने दवा का पी लिया और पेशेंट ठीक हो गया। जब दवा ही नहीं ले पाएगा तो ठीक कहां से होगा। ये मैं सिरप की बात कर रहा हूं, टैबलेट्स के साथ ऐसे महक आती है, स्मेल आती है, और इसके जैसे बहुत सारे पेशेंट कॉम्प्लायंस के कॉम्प्लिकेशंस हैं फ्रेंड, जो प्रैक्टिकली मार्केट में देखने को मिलता है। तो ऐसा सोचना कि जेनरिक मेडिसिन आ जाएगा, जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देगा गवर्नमेंट और डॉक्टर उसको लिखने देंगे, 100% इंप्लीमेंट हो जाएगा, नहीं। इंप्लीमेंटेशन किया जा सकता है, जेनरिक मेडिसिन को प्रिस्क्रिप्शन पे लाया जा सकता है, और सब कुछ ये हो सकता है। डेवलप कंट्री के अंदर है तो यहाँ भी हो सकता है, बट डेवलप कंट्री के बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को पहले यहाँ रेडी करना पड़ेगा, देन उसके बाद इस चीज को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। जो मैंने आपको पॉइंट बताया ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। जब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ चीजें लेके नहीं आती, जैसे डिजिटल पेमेंट में यूपीआई लेके आई और रिवोल्यूशन हो गया, तो वही सेम चीजें गवर्नमेंट को यहाँ लेके आना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट ये लेके आएगी तो गवर्नमेंट को ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई आप जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करो, आप सुविधा लेके आओ, डॉक्टर क्यों नहीं प्रिस्क्राइब करेगा, लोग क्यों नहीं लेंगे। आप एश्योरेंस तो दो, आप क्वालिटी चेक तो दो, आप चीजें तो दो। गवर्नमेंट इतने सस्ते में मेडिसिन सप्लाई होता है, उसकी क्वालिटी देखिए इतनी घटिया होती है कि मैं क्या बात करूं, ठीक है, उसको भी कोई देखने वाला नहीं है। तो ओवरऑल स्थिति बहुत ही पैथेटिक है। हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर बजट इंक्रीज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और इसके ऊपर बहुत सारे रिफॉर्म्स करना पड़ेगा, तब जाके चीजें ये पॉसिबल हो पाएगा जो गवर्नमेंट अभी रूल लेके आए। एज ए फार्मा कंपनी आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक नहीं हो पाएंगी। एज ए फार्मा कंपनी आपको कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। अगर मान लो मैं बोलता हूं कि गवर्नमेंट आने वाले, मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट दोबारा आती है और गवर्नमेंट इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर देती है एंड रिफॉर्म्स करना शुरू कर देती है, मैं ऐसा मान लेता हूं चलो आने वाले 5 साल के अंदर ये इसके ऊपर रिफॉर्म्स कर देगी, जो चीजें मैंने बताई इसको ये चेंज कर दे रही, देन एज ए फार्मा कंपनी, एज ए स्टार्टअप आप क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं आपको कॉन्सेप्ट सेलिंग मॉलिक्यूल के ऊपर फोकस करना चाहिए, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के ऊपर सेल करना चाहिए। कॉन्सेप्ट सेलिंग मॉलिक्यूल मतलब न्यूट्रास्यूटिकल एंड आयुर्वेदिक दोनों ही मेडिसिन की कैटेगरी में नहीं आते, ये रेमेडीज की कैटेगरी में आते हैं, ये मेडिसिन माने ही नहीं जाते। तो अगर आप इस टाइप के प्रोडक्ट डेवलपमेंट आप कर लेते हैं, देन यस आप सेफ रहेंगे, आपको कोई भी इस तरह से ब्रांड लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, और इन डेप्थ नॉलेज के लिए आप मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल बुक करके बात कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत सारी और भी कॉम्प्लिकेशंस है जेनरिक मेडिसिन के साथ। तो डोंट वरी, मैंने जो चीज़ बताई है आप इसको समझिए, एंड यस आपके अगर कोई पॉइंट है आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।